नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रांची आईएएस एकेडमी में। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था कि 14 जेपीएससी को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसका सिलेबस के बारे में हमने डिटेल से एनालाइज़ किया था। अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, और इससे पहले एंशिएंट इंडिया का भी जो है हमने सिलेबस को डिटेल में देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं वो है मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया को सिलेबस जो है, उस सिलेबस क्या है और उसमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिसे हमें फोकस करना चाहिए, हमें ज़्यादा रिवीजन के वक्त उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें रिवाइज़ करना चाहिए, है ना। तो आज हम देखेंगे, मेरे पास जो पीडीएफ है जिस किताब का, वो है स्पेक्ट्रम का। वैसे तो स्पेक्ट्रम भी सही है, और जैसे कि पहले भी बताए थे कि मॉडर्न इंडिया को कवर करने के लिए जो एनसीईआरटी होता है, ओल्ड एनसीईआरटी, उससे भी कवर किया जा सकता है। मैंने उसी से कवर किया था, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी से। लेकिन स्पेक्ट्रम बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरे एक दोस्त के पास स्पेक्ट्रम की किताब थी, तो उससे पढ़ने के बाद मुझे बहुत इजी हो गया, मतलब बहुत इजी तरीके से लिखा गया है स्पेक्ट्रम की किताब में। मैंने हिंदी से पढ़ा था, वैसे इंग्लिश में भी बहुत इजी में ही लिखा गया है। दोनों मेरे पास पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं जो है टेलीग्राम के माध्यम से दे सकता हूँ। तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है मॉडर्न इंडिया का सिलेबस। बहुत वास्ट सिलेबस है लेकिन बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है, वृहद है। इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, कितना पढ़ना है ना। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको पता ही होगा 863 है ना, 863 पेजेस हैं इसमें। चलिए मान लेते हैं कि 800 ही पेज हैं, 63 पेजेस। हो सकता है कि उसमें कुछ शुरू के पेजेस हों, है ना, और फिर प्रीवियस वाले कुछ अपेंडिक्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो 800 पेज जो है, 800 पेज में आपको इसको कंप्लीट करना है। बहुत छोटा छोटा है, पैराग्राफ है, और ये किताब काफ़ी एकदम हैंडी आता है, मतलब काफ़ी छोटा किताब है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 800 पेज दिखेगा। हो सकता है कि यही अगर दूसरे किताब में लिखा जाए तो 800 की जगह ये 400 हो जाए, क्योंकि जितना उसने गैप गया है लिखने में, वो उसको अगर आप देखेंगे तो उतना भी कोई बृहद नहीं है, तुरंत पढ़ सकते हैं। छोटा छोटा पैराग्राफ है ना। किताब क्योंकि छोटा है तो हर एक पेज जो है काफ़ी छोटा लिखा हुआ है ना, बहुत कम जानकारी दिया हुआ है। दूसरे पेज में तुरंत जाइएगा, है ना, तो तुरंत तुरंत करके आप पढ़ सकते हैं। बल्कि एक बार तो मैं पढ़ने बैठा था तो एक दिन के अंदर मैं 50 पेज पढ़ दिया था। मतलब एक दिन के नहीं, एक समय बस बैठ के पढ़ा था, तो 50 पेज जो है आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास के स्रोत, पहला अध्याय यही है, आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से हमें पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जो किताब में लिखा गया है वो स्रोत क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं, है ना, एविडेंस कहाँ से मिला इसके बारे में। तो सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। जैसे राजकीय अभिलेख लिखा हुआ है, अन्य स्रोत है, पुरालेखीय सामग्री है, केंद्र सरकार की पुरालेख है, जो सब संजो के रखा गया है। अगर आप दिल्ली का जो म्यूज़ियम है वहाँ जाइएगा तो ये सारा कुछ मिल जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमें ये इससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे जो है ये सब चीज़ें जो है हमें मिला है। और प्लस में आप देख सकते हैं विदेशी प्रकाशन हो गया, ये समाचार पत्र हो गया। तो इन समाचार पत्र का जिक्र जो है फिर बाद में भी आने वाला है। बहुत सारे समाचार पत्र निकाले गए थे हमारे फ्रीडम फाइटर के द्वारा, तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जा सके। इसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे इसे छोड़ना नहीं है, ये पढ़ते हुए आगे निकलना है। फिर अगर हम देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं 1857 का जो ये विद्रोह की चित्रकारी है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब कभी ऐसा है नहीं कि जो है नहीं है इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देख सकते हैं काफ़ी छोटा पेज है, 11 पेज में जो है यहाँ तक पहुँच गए। बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ा जा सकता है, 12 पेज में पूरा ख़त्म हो जाता है। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में है आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। तो एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग कुछ ऐसा ही देखे थे, है ना, जो लेखक थे, है ना, कौन कौन लेखक थे एंशिएंट इंडिया के आधुनिक लेखक, उसके बारे में बताया गया था। उसी तरह से यहाँ लिया हुआ है कि औपनिवेशक उपागम हो गया, राष्ट्रवादी उपागम हो गया, मार्क्सवादी हो गया, मतलब अलग अलग जो लेखक थे, है ना,
वो किस विचारधारा के थे। जैसे उपनिवास जो ब्रिटिश लोगों ने लिखा, तो उसका लिखने का जो एक स्टाइल और उसका लिखने का जो एक नज़रिया था वो अलग था। राष्ट्रवादी जब लिखते थे इतिहास, राष्ट्रवादी लेखक जब लिखे इतिहास हमारा मॉडर्न इंडिया का, तो फिर उनका अलग था। मार्क्सवादी यानी कह सकते हैं कि कम्युनलिज्म या फिर सोशलिस्ट जो विचारधारा रखने वाले लोग थे, वो मार्क्सवादी, उन लोगों ने किस तरह से लिखा, भारतीय इतिहास को किस तरह से देखा। फिर आपका जो है और कुछ है नहीं, ठीक है, नारीवादी उपागम हो गया, इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसको भी एक बार आप जो है पढ़ लेंगे, ठीक है, इसे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो पहली बार आप जब पढ़ रहे हैं तो पूरी किताब को पढ़िए, दूसरी बार में जो है आप छाँट के पढ़ना है कि क्या पढ़ना है ना, उसको देख लेना, लेकिन उसको दूसरी बार में ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बस एक आपको कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं उसको, एक आइडिया देगा कि हमारा इतिहास किस तरह के लोग द्वारा लिखा जाएगा। तो आपको कि इतिहास क्या है, किसी का एक नज़रिया है कि उस चीज़ को, उस घटना को, उसको इस तरह से देखा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अब 1919 में जो घटना घटी थी जालियांवाला बाग, अब वो जालियांवाला बाग में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज़ तो लिखेगा उससे बड़ाई के बारे में कि नहीं वो लोग दंगा करने वाले थे, वहाँ तो कह सकता है ना कि वो दंगा करने वाले थे, वहाँ वो मिल ही रहे थे दंगा करने के लिए, तो उसका नैरेटिव अलग है, वो कुछ अलग तरीके से बताएगा। जैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप देखेंगे, कहीं पे अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, लाठीचार्ज कर देते हैं। तो बाद में सरकार बोल रही होती है कि नहीं लाठीचार्ज हमें करना पड़ा क्योंकि वहाँ दंगा भड़कने जैसी स्थिति हो गई थी, लड़के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है हुड़दंग मचा रहे थे, दंगाई हो गए थे। तो अब आप उसको तरफ से देखेंगे, सरकार की तरफ से तो वो दंगाई बता दिए गए, लेकिन जो जो स्टूडेंट है वो तो बोलेंगे नहीं हम तो जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये तो सरकार ही जो इस तरह का रवैया रख रही है हम लोग के खिलाफ, ये हमें मारना चाहती है। तो कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग विचारधारा रहता है, अलग नैरेटिव रहता है, उसी आइडिया को यहाँ पे दिया गया है। तो इतना कोई ये खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। जैसे हमारा इतिहास में जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास जो है वो क्या कहते हैं उसे, मार्क्सवादी लोगों ने लिखा है ना। जैसे कौन एक थापर है, रोमिला थापर, उन लोगों ने लिखा है, तो उनके द्वारा जो बनाया गया नैरेटिव है वो आपको एंटी मतलब देखने को मिलता है, रिलीजन, एंटी रिलीजन है ना, उसमें चढ़ा बढ़ा के लिखा गया है। जो मुग़ल वगैरह थे उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया है ना। हिंदुओं को थोड़ा जो है कमज़ोर करके दिखाया गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा लगाते हैं, लेकिन आपको उसी तरह से आपको दिखाना है कि किस तरह से जो है हमारे इतिहासकार, और खासकर एनसीईआरटी जो है न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। हो सकता है पहले में रोमिला थापर भी एनसीईआरटी से जुड़ी हुई थी, तो बहुत सारा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो है बदल चुकी है, मोदी गवर्नमेंट के अभी 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को निकाल दिया गया है। लेकिन ख़ास करके इन सब किताबों में आपको न्यूट्रल ही मिलेगा, है ना। स्पेक्ट्रम हो गया तो उसमें जो है राजीव अहीर जी का लिखा हुआ है, तो ये उतना ठीक क्या है, आपका नैरेटिव बदलेगा नहीं। और ये किताब मतलब सबके लिए सब जितने भी टॉपर्स होते हैं यूपीएससी के, वो सभी लोग जो है इसको पसंद करते हैं। आगे चलते हैं, यूरोपियों का आगमन। यहाँ से कह सकते हैं कि मेन जो मॉडर्न इंडिया है वो शुरू होता है। लूसेंट में भी देखेंगे तो यहीं से शुरू होता है, और बाकी किताबों में भी जो है यूरोपियों के आगमन से ही जो है आपको देखने को मिलता है कि वहीं से शुरू किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन जो पिछले का 2 अध्याय है वो अध्याय कहीं ना कहीं जो है वो भी आपका जो है इतिहास पढ़ने से पहले अगर उसके बारे में जानकारी ले लेंगे तो आपको ये समझने में ईजी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मेन कह सकते हैं कि ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से। यहाँ से आप शुरू करेंगे और जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो ये जो है टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके क्या इसमें लगभग सारे के सारे जो हैं, जैसे पहला हमारा जो पुर्तगाली होता है आगमन, है ना, पुर्तगाली का कैसे वो अपना साम्राज्य को यहाँ विस्थापित किया, कहाँ कहाँ पे उसकी साम्राज्य का जो 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 एक्सटेंशन है वो कहाँ कहाँ तक हुआ, जैसे गोवा हो गया, केरल हो गया, है ना, इन सभी जगहों पे दमन तक वो पहुंच गए थे। तो उन सभी चीज़ों को जो है आपको क्या करना है, पुर्तगालियों के बारे में जानना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा नहीं है। फिर यहाँ है
अंग्रेज़ों से शत्रुता हो गई थी उनकी, है ना। तो ये पुर्तगाली कोई भी यहाँ आए, जैसे पाँच यूरोपियन पावर आए हैं, तो वो पाँचों के पाँचों जो है कोई अच्छे फ्रेंड नहीं थे, सब एक दूसरे के ही दुश्मन थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यही कारण रहा कि अंग्रेज़ जो है, जो शक्तिशाली था, वो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को बुना लेते हैं, और वो एक बहुत बड़े एरिया में, भारत के बहुत बड़े एरिया में कब्जा कर लेते हैं। और बाकी जो है ये बहुत पुर्तगाली लोग भी जो है काफ़ी बड़े एरिया को कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि अंग्रेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। और डच के बारे में है ना, दूसरा जो सबसे बड़ी ताकत जो आया वो था डच था। बड़ी ताकत तो नहीं था, लेकिन डच जो है काफ़ी जो है उन्होंने भी जो है साउथ इंडिया में अपना पहले शुरू साम्राज्य को विस्थापित किया, फिर वो बिहार तक चले गए। तो इसके बारे में भी जो है डचों का प्रदान है ना, बहुत छोटा है, 2 पेज के अंदर ही इसे समाप्त कर दिया गया है। अंग्रेज़ के बारे में आप देखेंगे, अंग्रेज़ का आगमन है, सफलता कैसे प्राप्त हुआ, विस्तार कैसे हुआ, फिर फ्रांसीसी है ना। तो अभी हम लोग 1 2 3 4 देख लिए, और एक और आता है स्वीडन से आता है, उसके बारे में शायद दिया ना हो। अच्छा, डेंस आता है, ठीक है, डेंस आता है, डेनिश लोग, है ना। और एक और आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे कहा जाता है स्वीडन के लोग व्यापार के पर्पज़ से ही आए थे, तो उसका कोई औपनिवेशिक और कोई ऐसी नहीं थी मंशा कि हम जो है इसको कॉलोनी बनाएं, है ना। तो इस कारण जो है उसे नहीं दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं किताब में, किसी किसी किताब में मेंशन किया गया है कि अगर देखा जाए तो स्वीडन के जो लोग थे वो भी आए हुए थे। तो एक तरह से 6 पावर हो जाते हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना है, ठीक है। लेकिन जो है अंग्रेज़ के बारे में तो हमें डिटेल से पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया जो ऑल अबाउट अंग्रेज़ के बारे में ही है, कि भैया अंग्रेज़ को कैसे जो है उन्होंने विस्तार किया, क्या क्या बदलाव किए हैं, हमारा संविधान लिखने में किस तरह से उनका जो है योगदान रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं, मतलब संविधान लिखने में तो नहीं, लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने में अंग्रेज़ों का योगदान रहा। बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत सारे नीतियाँ लाए, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है ना। अभी पढ़िएगा इसको तो ही जो है जाके आप पॉलिटी भी अच्छे से समझ पाइएगा, खास करके जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको जो है आप अच्छे से यहाँ से ही समझ पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है ना। अच्छा, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए। आधुनिक भारत हो गया, और चौथा जो अगर हम देखेंगे, ये रहा चौथा अध्याय, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, है ना। ब्रिटिश जब थे उस समय भारत की स्थिति क्या थी, है ना। मुग़ल किस तरह से थे, मुग़ल थे। औरंगज़ेब के बाद का समय ये बताया जा रहा है। औरंगज़ेब के समय तो अंग्रेज ने खुद जो है काफ़ी जो है क्या कहते हैं, छोटी पावर के रूप में उभरे थे, है ना। एक बार तो औरंगज़ेब के सामने रोने भी लगे थे जो उनके यहाँ के चीफ जो थे वो लोग। तो औरंगज़ेब के मरने के बाद ही जो है ये स्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ कि अंग्रेज़ जो है अपने आप को विस्तार कर पाएँ यहाँ पे, है ना, अपने साम्राज्य को विस्तार कर पाएँ। तो मुग़लों का पतन होना शुरू हो गया था, है ना, औरंगज़ेब के बाद। इसके बाद फिर जो है मराठा पावर निकल के वापस आ गया। तो सेंट्रल इंडिया जो है एक तरह से कहीं ना कहीं मराठाओं के अंदर में रहा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फिर छोटे छोटे साम्राज्य बन गए, है ना। अंग्रेज़ जाने के बाद इसके जाने के बाद छोटे छोटे साम्राज्य बन गए। तो उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। पंद्रह हो गया, ये रहा 8। ये रहा। तो आर्थिक स्थिति देखना है, शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छा नहीं था, ठीक है। आर्थिक स्थिति भी कोई इतना खास नहीं था, क्योंकि अभी सब जो छोटे मोटे राज्य थे आपस में लड़ रहे थे, तो कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई इतनी बड़ी, बहुत बड़ी नहीं थी जिस तरह से हम लोग औरंगज़ेब के समय देखते हैं या फिर अकबर के समय देखते हैं। अकबर के समय तो कहा जाता है कि भारत में बहुत समृद्धि था, 1/5 इकोनॉमी जो था वर्ल्ड इकोनॉमी का भारत में ही था, 1/5 या 1/4। तो इस तरह से जो है आपको जानना है कि किस तरह से धीरे धीरे करके ये आपस में लड़ते लड़ते, ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ के आने के बाद जो है ये और भी कमज़ोर पड़ गया भारत की, है ना, आर्थिक स्थिति को। ये सब देखिए, ये सब के बारे में आपको मॉडर्न इंडिया में भी अच्छे से पढ़ना है, इसलिए इन लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि भारत ये आगमन का वाला तो मॉडर्न इंडिया के अंदर भी है, जो ये रहा, है ना। ये इसके बारे को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो है आपको मेंस में भी काम आने वाला है। भारत में रुपये का आगमन, ये आपको मेंस में भी काम आने वाला है।
और दूसरा जो है कि स्थिति क्या थी, भारत की स्थिति क्या थी विजय के समय में। तो ये जितना भी कुछ है, क्योंकि ब्रिटिश विजय जो हो गया समय में, तो उसमें भारत की स्थिति क्या थी, तो इसके बारे में भी जो है आपको मेंस में काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम देखें अगला जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ठीक है, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ और ये सुदृढ़ीकरण मतलब हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, स्ट्रेंथ इतना कैसे आ गया, है ना। तो ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई, ब्रिटिश सफलता के कारण क्या है, अंग्रेज का बंगाल विजय क्या है, ब्रिटिश विजय से पूर्व में बंगाल, सिराजुल-दौला का और अंग्रेज, अलीनगर की संधि, प्लासी का युद्ध, मीर जाफ़र और मीर कासिम तथा अंग्रेज। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, एक दो पेज के अंदर ही दिया हुआ है ना। अगर ये नहीं भी लिखते तो फिर भी जो है उसको एक तरह से हम लोग समझ सकते थे, लेकिन इन्होंने छोटी छोटी बारीक चीज़ को जो है यहाँ बहुत अच्छे से लिख दिया है, ताकि आप पढ़ने से पहले ही पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है, क्या कंटेंट है ना। तो ये सही कह सकते हैं, पहला जो है बंगाल को जीता था, और ये सारा चीज़ जो है बंगाल के बारे में बात हो रहा है कि बंगाल को किस तरह से इन्होंने जीता। पहला जो कह सकते हैं कि प्रोविंस जो है उसने जीता, तो वो बंगाल वाला प्रोविंस ही था, है ना। तो ये दिया हुआ है। फिर कितने सारे संधि हुए हैं, बंगाल में द्वैत शासन लगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है सुदृढ़ीकरण जो है अध्याय 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर विजय हो गया, सर्वोच्चता हेतु अंगल मराठा संघर्ष हुआ, मराठा जो सेंट्रल इंडिया में बहुत बड़ा पावर रखते थे उनको किस तरह से हराया, है ना, इसके बारे में। फिर सिंध का जो विजय हुआ, सिंध जो है पाकिस्तान के अंदर है ना, तो उसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। फिर है पंजाब का विजय, है ना, अंतिम विजय अगर कई बड़े साम्राज्य की अगर देखा जाए तो वो पंजाब का विजय था, है ना। तो दिलीप सिंह को जो हराया, दिलीप सिंह को फिर इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। तो वो सब जो है आपको यहाँ पे पंजाब विजय के बारे में भी जानना है। तो पंजाब विजय ही लास्ट था। जैसे रणजीत सिंह शुरू में थे तो उसके साथ अच्छा दोस्ताना रिश्ता बना के रखे थे अंग्रेज, क्योंकि वो बहुत बड़े शक्ति थे, है ना, बहुत बड़ी ताकत थी। और फिर धीरे धीरे करके जो है जब वो गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, इसके बाद जो उसके बाद में जितने भी अंपायर आते हैं वो सब जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे औरंगजेब के साथ क्या हुआ था, कुछ ऐसे ही हुआ था उसके साथ भी। और धीरे धीरे फिर यहाँ ये सब देखेंगे, ये सब फिर आप थोड़ा सा परेशानी करेगा कि भूटान के साथ संबंध कैसे थे, नेपाल के कैसे थे, बर्मा के साथ कैसे थे, तिब्बत कैसे साथ। ऐसा तो आता नहीं है, ये जनरली जो है आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सब नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, तो ये सब के बारे में आता नहीं है। ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अंगल अफगान संबंध, ये जो है थोड़ा देख लेना है। लेकिन ये सब जो है आपको केबीसी वगैरह में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, केबीसी में नेपाल के बारे में पूछ रखा है, केबीसी अफगानिस्तान के बारे में पूछ रखा है, ठीक है, वर्मा के बारे में पूछ रखा है। तो ये सब दो तीन चीज़ें हैं जो आप केबीसी वगैरह देखते हैं, वहाँ पे जो है ये सब काम आएगा, लेकिन ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं आता, क्योंकि ये इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ फैक्ट है। तो क्यों वो दूसरे देशों के बारे में पूछेगा, क्योंकि इंडिया के बारे में ही इतना कुछ पढ़ना है। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत जो है कह सकते हैं कि उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। फिर अगर हम देखें अध्याय इकाई 3 है जो है, और अध्याय 6 जो है 1857 के से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। ठीक है, तो आपको पता ही है 1857 का जो विद्रोह है वो बहुत ही बड़ा विद्रोह था, है ना। तो उससे पहले की स्थिति क्या थी, मतलब ये तुरंत तो इस टॉपिक में नहीं घुस जाएगा ना। इस टॉपिक में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो है इसके पहले का जो इतिहास था, है ना, तो पहले का क्या स्थिति था भारत के अंदर, उसके बारे में थोड़ा जानकारी है कि किस तरह से लोगों के बीच में क्या हो रहा था कि असंतोष फैल रहा था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार तो आया भी था, है ना, जेपीएससी मेंस में जो है ये 1857 का विद्रोह के बारे में आया भी था। 1857 का जो विद्रोह था उसके बारे में जो है आपसे पूछा गया था, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि डिस्क्राइब करना था 1857 का विद्रोह कैसा हुआ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में भी पढ़ना है। मेंस में तो सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई देखा जाए किसी का सिलेबस सबसे ज़्यादा वास्ट है तो वो है आपका मॉडर्न इंडिया का ही है। लेकिन पढ़ने में मज़ा आएगा, मतलब अगर आप सही ढंग से पढ़े हैं मॉडर्न इंडिया को तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आने वाला है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन है अरे इतना बड़ा, बल्कि हर एक घटना जो है आपसे जुड़ा हुआ है। हर एक घटना जो आप बताते हैं, जालियांवाला बाग तो हर साल आता है जालियांवाला बाग, है ना। तो जो है लोग उसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। पार्टीशन वाला भी भाग है। फिर जो 1942 में जो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, हर एक चीज़ के बारे में जो है आपको न्यूज़पेपर में मिल जाता है कि हर एक साल आज हमारे इतिहास में ये हुआ था, ये घटना घटी थी, है ना। वो सारा कुछ जो है, फिर वो सिविल सर्विसेज कब शुरू हुआ था, तो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है
है ना। तो ये इतिहास कुछ ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत बोझिल लगेगा, हाँ वास्ट है, तो वो देख के कहीं डर नहीं जाना है, बस आपको देखना है कि नहीं ये तो बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ना है ना। पढ़िएगा तभी जो है इसको समझ पाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और हर एक टॉपिक जो है कहीं ना कहीं आज आज से जुड़ा हुआ है ना। तो ये सब देख सकते हैं कि 1857 का जो जन विद्रोह था, इसके बारे में तो आपको बता ही दिए कि बहुत जो है। फिर आदिवासियों को लेकर, ठीक है, आदिवासी जो हैं ये आपको जो झारखंड का इतिहास पढ़िएगा वहाँ पे, तो वहाँ भी बहुत सारे जो है आदिवासी विद्रोह हुए थे, है ना। तो एक तो मॉडर्न इंडिया में पढ़ना ही पढ़ना है, और एक जो मेंस का जो टॉपिक है ना, इतिहास जब आप पढ़िएगा प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए, तो उसमें भी जो है आदिवासी विद्रोह, चूँकि झारखंड पूरी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे जितना भी विद्रोह हुए हैं ना, अब मान लीजिए कि 90% विद्रोह तो ऐसे थे जो 90 या 95% विद्रोह ऐसे थे जो आदिवासियों के द्वारा ही लड़ा गया, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको जानना है। आदिवासी आंदोलन है, पूर्वोत्तर में आदिवासी आंदोलन है, पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, और आदिवासी विद्रोह का मतलब यहाँ का है आंध्र प्रदेश का जो आदिवासी, वहाँ के बारे में इन्हें पढ़ना है। फिर सिपाही विद्रोह जो है ना, सिपाही विद्रोह के कारण जो है, फिर जो आता है आपका सिपाही विद्रोह किससे ही जो है भड़कता है, 1857 का विद्रोह, है ना। सिपाही मिटोनी भी कहा जाता है इसे, सिपाही मिटनी, है ना, क्योंकि वो लोग सिपाही नहीं बोल पाते थे तो इसे सिपाही कहा करते थे, तो सिपाही मिटनी। तो 1857 का विद्रोह जो है वो है धीमी गति से बढ़ता असंतोष, धीरे धीरे बढ़ ही रहा था लेकिन बढ़ रहा था, है ना। फिर मुख्य कारण क्या थे, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक, है ना, धार्मिक, फिर बाहरी घटनाओं का प्रभाव। तो इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत जो है आपको यहाँ दिया गया है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, है ना। और जैसे कि बताएं कि ये सब विद्रोह तो इस बार पूछ गया था, तो हो सकता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन मेंस में, तो इसको अच्छे से तैयार करना है ना। हर एक पहलू को जानना है, कहाँ से क्या, कौन कौन से लोग जो हैं प्रमुख लोग थे इसमें, कहाँ से जुड़े हुए थे। एक मैप बना लेना है आपको, है ना, मैप बना के लिए, है ना, इंडिया का डायग्राम बनाइए। ये नॉर्थ इंडिया का सी बनाना है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये फैला हुआ था, और दिखाना है कि बिहार में, है ना, बिहार में कहाँ हुआ था, झारखंड में कहाँ हुआ था, रोहिणी से जो है 1857 में रोहिणी से स्टार्ट भी हुआ था, रोहिणी जो है देवघर में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना। मेरठ दिखा देना है, मेरठ में ये विद्रोह का जो है कह सकते हैं कि वहीं से शुरुआत हुआ था। दिल्ली में दिखा देना है कि कहाँ से, है ना, लखनऊ वगैरह में, इलाहाबाद में, ये सब सबको दिखाना है, ठीक है। ये सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। 1857 विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और मेंस के लिए भी। फिर विद्रोह का दमन किसने किया था, है ना, ये सब चीज़ के बारे में आपको जानना है। और ये ऐसा विद्रोह था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के लड़े थे, तो बहुत कुछ इसमें जानने लायक है। बहुत सारे आप इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं जब नोट्स आप कीजिएगा। आठवां जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप देख सकते हैं यही आंदोलन के कारण जो है आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि आपको जो है BNSDAV देखने को मिलता है। तो BNSDAV जो है, सॉरी BNSDAV बोल, DAV जो स्कूल देखने को मिलता है, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्या स्कूल, यहीं से शुरू होता है, दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ से आपको कह सकते हैं कि कहते हैं कि अपना अगल बगल की चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि स्कूल क्यों खुल रहा है। DAV स्कूल का जो शुरुआत है यहीं से होता है ना। ये सामाजिक और धार्मिक सुधार है, मतलब समाज और धर्म को सुधारने के लिए ये सब आंदोलन किया गया था। ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट भी है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर एक चीज़ में आपको एक ही चीज़ लिखा हुआ रहता है कि जो है वो क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह जो है सबका उद्देश्य था, या फिर लड़कियों की पढ़ाई का उद्देश्य था, है ना, सती प्रथा का विरोध था। तो ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन बार बार ये सब हर 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 जो है आंदोलन में एक ही चीज़ को देखने को मिलता है। तो ये सबसे कह सकते हैं कि थोड़ा जटिल है, ठीक है, मतलब समझना थोड़ा जटिल है, बोर हो जाइएगा। बहुत सारे लोग नहीं इसको झेल पाते हैं कि यार ये तो बहुत बोर कर रहा है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर अगर अगर देखा जाए सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का अवलोकन, ठीक है, अवलोकन हो गया सामाजिक संस्कृति सुधार आंदोलन के नेता। अच्छा, नेता के बारे में, है ना, नेता के बारे में, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ से शुरू कैसे होता है ना, उसका आधार, उसका क्या कारण रहता है। तो विरोध जैसे यहाँ है ना, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध, जो वेस्टर्न लोग आए थे, है ना, अंग्रेज आए थे, उनकी संस्कृति यहाँ फैलते जा रही थी। लोग पहले धोती वगैरह पहना करते थे, आप धीरे धीरे वो क्या पहन रहे हैं, शर्ट और फुल पैंट पहन रहे हैं। तो लोगों को एक अंदर में असंतोष था कि क्यों ये लोग जो है उसकी संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं ना। बहुत लोग क्रिश्चियनिटी वगैरह जो है हमको अपना ले रहे थे, तो वो तो रिलीजियस कह सकते हैं फैक्टर था, है ना, ये आंदोलन करने का। तो आंदोलन के पीछे का कारण क्या था वो एक तरह से है। अब यहाँ कौन कौन लोगों ने क्या क्या समाज बनाया था, है ना, क्या क्या चीज़ बना के जो है उन्होंने सुधारने की कोशिश किया था, उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है ना, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से करना है। ब्रह्म समाज हो गया, है ना, ब्रह्म समाज हो गया।
फिर ये सब जो आएंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए, केशव नाथ चंद हो गए, ये सब के बारे में जानना है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, और हर एक से क्वेश्चन बना हुआ है, हर एक से क्वेश्चन बना हुआ है। देवेंद्र नाथ टैगोर से बना हुआ है, केशव नाथ चंद से बना हुआ है, प्रार्थना समाज से बना हुआ है, यंग इंडिया आंदोलन से बना हुआ है जिसे हेनरी विवियन डोरोजियो ने किया था शुरू। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप जान ही रहे हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। बाल शास्त्री जाम्बेकर, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनके बारे में उतना कोई ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, लेकिन जो ऊपर वाले हैं सबके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। परमहंस मंडली जो है इससे क्वेश्चन बना हुआ है। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा बाई फुले, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। लोक हितवादी, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है लोक हितवादी के बारे में। तो हमको तो लगता है कि अगर इसके जो है ना, इसको अगर आप सिलेबस को ही पढ़ लें, ऊपर वाला ही पढ़ लें, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे यंग इंडिया के बारे में तो बार बार पूछा जाता है कि इसके कौन शुरू किए थे, तो हेनरी विवियन डोरोजी किए थे। फिर अगर आप देखे जाए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखे थे राजा राम मोहन रॉय, तो ब्रह्म समाज। फिर जो है उनके जाने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज के बने, फिर केशव नाथ चंद जो है वो ब्रह्म समाज के बने। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक जो है जुड़े हुए हैं, है ना, एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये जो उनके नेता हैं उसके बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले साहब का, है ना, तो इसको जो जानना है। सोशल सर्विसेज लीग, इसके बारे में नहीं उतना जानना है। रामकृष्ण आंदोलन के एवं स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में जानना है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, जैसे अभी बताए थे, डीएवी का जो है संस्थापना यहीं से होता है ना। सेवा सदन के बारे में नहीं, इसे धर्म सभा, भारतीय महामंडल, राधा स्वामी आंदोलन, ये सब के बारे में नहीं उतना है जानना है, लेकिन जो है कुछ आपको यहाँ से जान लेना है, मतलब कि जो आपको बताएं जिन चीज़ों के बारे में, उनके बारे। फिर है आत्मसम्मान आंदोलन। देखिए ये सब जितना भी है ना, ये सब उतना कोई ख़ास नहीं है अगर, लेकिन पहली बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब कोई ऐसा राधा स्वामी आंदोलन वगैरह से कोई आता नहीं है जल्दी से, ठीक है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है ना। लेकिन हाँ, मतलब रिवीजन के लिए नहीं पढ़ना है, बाकी तो अच्छा वहाबी है ना, ये पढ़ लेना है। वहाबी आंदोलन जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। टीटू मीर का आंदोलन, है ना, फराजी आंदोलन, ये सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अहमदिया आंदोलन है, सर सैयद खान और अलीगढ़ आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर सैयद खान जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया, तो इसके बारे में आपको जानना है। देवबंद स्कूल, पारसी सुधार, है ना, सिख सुधार और थियोसॉफिकल आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको दोबारा जब आप पढ़िएगा तो उसमें जो है इन सभी टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है आपको। बाकी जो है ये सब उतना कोई खास नहीं है, उसके बारे में पूछता नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जैसे ये पारसी आंदोलन है, ठीक है। पारसी आंदोलन में जो एक क्वेश्चन अभी याद आ रहा है वो आपसे पूछा जाता है, इनसे नरोजी जी से, है ना, दादा भाई नरोजी जी से पूछा जाता है। इसने पारसी आंदोलन के लिए एक संस्थान चलाया था, उस संस्थान के बारे में पूछ लिया जाता है ना, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ लिया जाता है, या उस आंदोलन का नाम बारे में पूछ लिया जाता है। अब देख लीजिएगा वो पारसी नाम है उसका थोड़ा सा। फिर इकाई 5 में अगर देखें तो अध्याय 10 में जो है वो भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ है, नहीं, यहाँ से राष्ट्रवाद शुरू होता है। आधुनिक के कारक क्या है, उपनिवेश हितों के विरोधाभास क्या है, एकीकरण क्या है, पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा, है ना, ये सब आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रारंभ हैं, कि जो आधुनिक राष्ट्रवाद जो शुरू हुआ, है ना, उस कारण जो है। देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, कि राष्ट्र के लिए लड़ना, ठीक है, राष्ट्र के लिए लड़ना। पहले क्या होता था कि राजा जो होता था ना, हम लोग राजा के लिए लड़ते थे, राजा मर गया तो हम लोग सब चीज़ लगता था सब चीज़ हार गए, है ना। राजा मरने तक हम लोग लड़ते थे कि राजा नहीं मर रहा है तब तक हम लोग लड़ेंगे, या तो उसको हराएंगे या तो फिर जो हारेंगे, यही हो सकता था, दो राजा जो आपस में लड़ते थे। फिर बाद में ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया ना। ये इंग्लैंड में जो आप अगर पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, है ना, क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, तो ये सब वहाँ दिया हुआ है, ये सब राष्ट्रवाद कैसे उभरा, है ना, यूरोप के अंदर, कि पहले राजा के लिए मरते थे, अब जो है राष्ट्र के लिए मरना है ना। जो हमारे जितने भी सैनिक हैं वो किस लिए मर रहे हैं, वो मोदी के लिए तो थोड़े ना मर रहे हैं, 5 साल के लिए ही वो बना हुआ है, तो उसके लिए थोड़े ना मर रहे हैं, वो किस लिए बन रहे हैं, मर रहे हैं तो अपने देश के लिए मर रहे हैं। तो वो राष्ट्रवाद है आपका। पहले वो राष्ट्रवाद नहीं हुआ करता था, पहले राजा और उसकी प्रजा ही हमारा जो है सपरिय होता था। राजा मर गया तो दूसरे राजा जो होंगे अब उसके लिए मरेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि एक राजा मर गया तो दूसरा क्या करेगा, उसको जो है कैप्चर कर लेगा उस एरिया को, उसका साम्राज्य को। तो उस साम्राज्य में अब राजा चेंज हो गया तो अब उस राजा के लिए मरेंगे जो नया राजा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई राष्ट्र की भावना होती नहीं थी, है ना। ज़मीन कभी उस राजा के पास तो कभी इस राजा के पास चला जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे एक ज़मीन की लड़ाई हो गई कि भाई हम लोग जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के लिए, है ना। भारत जो है उस ज़मीन के लिए लड़े हैं, अब उस ज़मीन के लिए हमें लड़ना है ना। तो इस तरह से किस तरह भारतीय लोगों में किसी तरह राष्ट्रवाद का जो है प्रारंभ किया गया, है ना। इस भावना को जगाया
आज भी हम लोग देख सकते हैं कोई भारत के बारे में कुछ गलत बोलता है तो हम लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि आधुनिक राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक बार पढ़ने लायक है ये चीज़, एक बार आप पढ़िए, इसके बाद जो है दोबारा जो है नहीं पढ़ना है, मतलब जब आप रिविज़न कीजिएगा तो ये टॉपिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ के उसको अच्छे से समझ लेना है। दूसरा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे INC, जो कि आज भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में है, उसके बारे में जानना है कि उसकी स्थापना कैसे हुआ था, उदारवादी चरण है ना, उदारवादी चरण, लिबरल लोग थे उस समय। तो ये सब जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, प्री और मेंस में भी आने की संभावना है, और प्री में तो पूछे ही जाते हैं, है ना। तो सेफ्टी वेल्व के बारे में पूछा जाता है ना, इसके बारे में जो है पढ़ लेना। इसके बारे में बस से दिया हुआ है, इसके नोट्स बनाना है तो ये सब बना सकते हैं इसके बारे में, है ना। महत्वपूर्ण नेता कौन थे, उदारवादी उपागम के बारे में, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो ये देख लेना है, इसे अच्छे से पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो जो कि अध्याय 12 है, उग्र राष्ट्रवाद युग, जो कि 1905 से लेकर 1909 तक चला था, है ना। 1905 से लेकर 1900 उग्र राष्ट्रवाद युग जो है, उग्र राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। फिर उनके नेता कौन थे, है ना, ये सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें अच्छे से पढ़ना है आपको। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, है ना। अब क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा है, क्रांतिकारी जो है ना, रिवोल्यूशन हो रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों का लहर है, क्रांतिकारी कार्यक्रम है। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब के एरिया में किस तरह से क्रांतिकारी लोग जो है क्रांतिकारी लाते हैं, है ना, और देश को एक तरह से कह सकते हैं कि लड़ के जो जीतने का जो जज्बा है ना, उस तरह से कि लड़ के हम जिताएंगे। इससे पहले जो लिबरल लोग थे वो लोग क्या थे कि वो चाहते थे कि बहुत बड़ा पावर है, इसको हम हरा नहीं सकते हैं अंग्रेज़ों को, और देश भी इकट्ठा नहीं था उस समय। अब धीरे धीरे वो राष्ट्रवाद की भावना बनती है, और सब देशवासी जो है कहीं ना कहीं जो है आपस में मिल के जो है देश को लड़ के जो है वो आज़ाद कराना चाहते हैं। तो वो एक क्रांतिकारी कह सकते हैं कि गतिविधियों का प्रथम चरण जो है 1907 से लेकर 1917 तक चला। फिर गांधी जी आ जाते हैं, और गांधी जी आने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है क्रांतिकारी, एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी है वो अब सॉफ्ट कॉर्नर ले लेते हैं कि भाई नहीं, अब जो है प्रोटेस्ट हम लोग लेंगे, है ना, और इंतज़ार करेंगे कि अंग्रेज़ कब तक जाए। मतलब जो गांधी की विचारधारा था कि हम लोग जो है अहिंसा और जो है सत्य के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे तो ज़रूर जो है सफलता मिलेगी। होम रूल लीग जो शुरू होता है ना, इसके बारे में भी पढ़ना है। होम रूल लीग के बारे में, होम रूल लीग के बारे में बहुत आता है ना, और इसका कारण क्या था, सरकार की इसका लीग के प्रति सरकार का रुख क्या था। 1919 आते आते आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया, है ना, क्या कारण था कि 1919 आते आते ये धीमा पड़ गया, है ना। होम रूल की उपलब्धियाँ क्या है होम रूल लीग की, है ना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। फिर यहाँ देखिए अगला है जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ, ठीक है, गांधी का अभ्युदय। अब गांधी जी क्या करते हैं कि पूरे भारत को जोड़ने का काम करते हैं शुरू में, कि पूरा भारत भ्रमण करते हैं और सभी को बोलते हैं कि देखो हम लोग अगर दिल्ली से आंदोलन कर रहे हैं तो मद्रास में भी उस आंदोलन का होना चाहिए। पहले क्या होता था कि देश नहीं ऐसा चलता, है ना, वो एकजुट नहीं था, तो वो एकजुट करने का काम जो है गांधी जी ने करते हैं। तो यहीं से जो है अभ्युदय होता है किसका, गांधी जी का, है ना, और यहाँ से जो है जीवंत होने के कारण हो गया। फिर है सुधार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुधार है। एक और इससे पहले जो है जो सुधार है उसके बारे में भी जानना है। 1909 में ये सुधार हुआ था, ये रहा मार्लियामेंटो सुधार, है ना, मार्लियामेंटो सुधार। ये दो ऐसे सुधार हैं जो आपको जानना है, ठीक है। 1909, और बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, मार्लियामेंटो 1909 में, और एक जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है उसके बारे में बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूजन होता है। तो उस चीज़ को अच्छे से देख लेना है यहाँ से, है ना। ये रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिए, अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हर एक टॉपिक जो देख पा रहा हूँ वो बहुत जो है क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1919 से लेकर 1939 तक का जो इतिहास यहाँ समाहित है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। बहुत सारा टॉपिक जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा मेंस में, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन है। खिलाफत का मुद्दा क्या था, असहयोग खिलाफत क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। 1919 में के दशक में स्वराजी समाजवादी विचार एवं अन्य
नवीन शक्तियों का उदय। तो 1919 के दशक में स्वराजी, है ना, और समाजवादी विचारधारा इसके अंदर। अब देख लेते हैं क्या है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज का उदय, विधानमंडल में जो कि किसान का प्रदर्शन। 19वीं शताब्दी के दशक में क्रांतिकारी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल क्रांतिकारी दर्शन का प्रतिपादन। इसके अंदर पता नहीं क्या है, ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है किसान वगैरह के बारे में है, तो उसको पढ़ लेना है। 1920 के बारे में जो दिया गया है। अगला अगर हम लोग जाएंगे फिर अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट साइमन कमीशन है, और ये रहा साइमन कमीशन का विरोध, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का विरोध जो है इसके बारे में भी पढ़ना है। साइमन कमीशन आपको पता ही है 1927 में, है ना, 1927 की घटना है ये। तो साइमन कमीशन जो कह सकते कि भारत का संविधान लिखने का क्रम में ये पहला कदम था। तो यहाँ से आप देख लेना है इसे। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, है ना, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। गोलमेज सम्मेलन साथ में है ना, इसके साथ ही है। तो इसको भी अच्छे से करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। ये टॉपिक भी जो है 19वां अध्याय बहुत अच्छे से करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंस में भी ये काम आने वाला है। अब यहाँ देखेंगे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के बाद जो है पाश्चात्य भविष्य की रणनीति प्रभास जो है उसके बारे में दिया गया है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 कह सकते हैं कि यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अध्याय जो है शुरू होता है ना। तो इसे अच्छे से करना है। पॉलिटिक्स में पॉलिटी जब पढ़िएगा लक्ष्मीकांत, उसमें भी ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन यहाँ अगर समझ लेते हैं तो वहाँ समझने में बड़ा ईजी होने वाला है। फिर है प्रांतों में कांग्रेस प्रशासन। हर एक प्रांत आपको पता है कई हिस्सों में प्रांत में बटा हुआ था देश, है ना। उस और हर एक जो प्रांत में थे अपने अपने कुछ किस तरह से था, है ना, प्रांतों में कांग्रेस का शासन किस तरह हुआ उसके बारे में देना है ना, उसकी गतिविधि। इतना कोई ये मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक बार देख लेना है इसे, एक बार पढ़ने लायक, तो इसको जाहिर सी बात है इसको पढ़ ही लेना है। फिर द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी गतिविधियाँ, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है 1939 से लेकर 44 तक, उसके बारे में देखना है कि किस तरह से क्या हुआ था। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरिपुर और त्रिपुरी अधिवेशन, इसके बारे में बहुत पूछा गया है, तो इसको देख लेना है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी का जो है यहाँ पे, है ना, अपना वो एक अलग आर्मी बनाते हैं, उसके बारे में जो है देख लेना है। तो ये कैसे क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन असफल क्यों हो गया, क्रिप्स मिशन, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखिए ये टॉपिक के हिसाब से चलिएगा तो लगेगा कि नहीं इसके अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन बहुत सारा टॉपिक जो है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसके बारे में आपको देख लेना है। ये वाला देख लेना है, पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर, है ना, मार्च जो यहाँ दिया हुआ है 1940 वाला, ये वाला भी देख लेना है, अच्छे से देखना है इन सबको। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को घटा था, तो है ना, आज़ाद हिंद फौज, पाकिस्तान की मांग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब जितने भी आ रहे हैं टॉपिक ये सारे इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, तो इसको हर एक पॉइंट को मतलब नोट्स बनाना है अच्छे से, है ना, 2-3 बार रिवीजन करना है, यही सबसे क्वेश्चन आता है। आज़ाद हिंद फौज हो गया, 1943 का अकाल हो गया, राजगोपालाचारी फार्मूला हो गया 1940, ये तो क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। जिन्ना की आपत्ति हो गया, देसाई लिखाया समझौता हो गया। फिर है युद्धोपरांत राष्ट्र परिदृश्य हो गया, युद्ध के उपरांत, है ना, युद्ध के उपरांत राष्ट्र परिदृष्टि क्या थी, है ना। जैसे राष्ट्र विप्लव के 2 पहलू, राष्ट्र सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों आया, चुनाव में अभी कांग्रेस का चुनाव अभियान, जांच के मुकदमा, ये सब में से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये सब भी आता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लेना है। चुनाव के नतीजे, कांग्रेस का प्रदर्शन, मुस्लिम लीग का प्रदर्शन, ये सब भी कहाँ कहाँ जीता था, कांग्रेस कौन सा जीता था और कहाँ हार गया था, मुस्लिम लीग कहाँ कहाँ जीता था, कहाँ कहाँ हार गया था, हारा तो बहुत जगह था लेकिन कहाँ जीता था इसको याद रखना है। तो इस तरह से जो है आपको कैबिनेट मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन कब आया था, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और मेंस में भी ये काम आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। राष्ट्रीयता एवं विभाजन, ठीक है, एटली घोषणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय के पीएम हुआ करते थे, उसके बारे में आपको देखना है। उसमें जो है पीएम हुए थे और उन्होंने जो है घोषणा किया था भारत का एक तरह से कहते हैं स्वतंत्रता का, और विभाजन भी उन्हीं के समय हुआ था। माउंटबेटन आए, है ना, वायसराय के रूप में उनके समय काल में होता है।
तो क्या विभाजन अनिवार्य था, तो ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपको इंटरव्यू में, क्या विभाजन अनिवार्य था। तो यहाँ से अगर आप पढ़ लिए होंगे तो कहीं ना कहीं जो है उसका आंसर आप दे सकते हैं, है ना। ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं पूछेगा मेंस वगैरह में, लेकिन आपको इंटरव्यू वगैरह में अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह कर रखा है तो विभाजन क्या अनिवार्य था। तो हर एक पहलू को अच्छे से पढ़ना है, 2-3 बार अगर पढ़िएगा इस किताब को, क्योंकि ये बहुत लंबा किताब नहीं है। पेज आपको दिख रहा है कि 883 है, लेकिन ये काफ़ी कंपाइल है, काफ़ी छोटा किताब है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जो है इसका स्टाइल जो है, ये कहते हैं भाषा शैली जो है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, तो इसको पढ़ा जा सकता है। अब देख सकते हैं अध्याय 26 में आ गए हैं, संवैधानिक, प्रशासनिक और न्याय विकास, है ना। ये सारा कुछ जो है आपको क्रमबद्ध तरीके से सारा कुछ पढ़ना है। आपको कहाँ पे, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी में भी पढ़ना है ना। तो अगर यहाँ से अच्छे से समझ लेंगे तो वहाँ आपको समझने में ईजी नहीं होगा, और 2-3 बार रिवीजन हो रहा है बार बार, तो जाहिर सी बात है इस तरह से क्या होगा कि आपको ये याद हो जाएगा। वैसे चार्टर एक्ट जो आपको बता देते हैं कि ये रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट, पीस इंडिया एक्ट, ये ज़रूरी है 1793 वाला, फिर 1813 वाला, है ना। ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन से पूछा गया है कि उसमें क्या खास चीज़ था, है ना। ये सब पूछ लिया जाता है, ये फलाना चीज़ किस चार्टर एक्ट के तहत आया था, या किस कौन सा अधिनियम के तहत आया था, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सिविल सेवाओं का विकास, ठीक है। सिविल, आपको पता ही होगा सिविल सेवा जो है ना, का कैसे विकास हुआ, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक सिविल सेवा जो है, क्योंकि आप सिविल सेवा में ही जा रहे हैं तो इसके बारे में इतिहास में अच्छे से जान लेना है, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में काम आ जाए, है ना। तो इसको अच्छे से देख लेना है, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया सिविल सेवा से रिलेटेड। आगे चलते हैं, आगे कुछ है ना, बांटो राज करो, है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में दिया गया है, नीतियों का सर्वेक्षण, है ना। ये सब मतलब अगर आप देखेंगे आंसर राइटिंग में अगर ये सब नीति के बारे में लिख देंगे तो कहीं ना कहीं वो आंसर जो है मेंस का आंसर में, अगर ये सब नीति के बारे में, है ना, ये सब अगर लिख दिए, बांटो राज करो नीति था ऐसा कुछ, तो बहुत नंबर उसमें मिलते हैं। क्योंकि जो लोग समझते हैं ना कि ये अच्छे से पढ़ा है, वो जानता है कि क्या है नहीं है ना। तो अंग्रेज़ों का ये नीति रहा है, बांटो और राज करो नीति, जिसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा जाता है। तो हर एक चीज़ इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सब भी याद देख लेते हैं, अस्थाई बंदोबस्त है, या रैयतवाड़ी हो गया, महालवाड़ी हो गया, ये सब पद्धति जो है आपको मतलब पूछा जाता है। ईसाई ईसाई मिशनरियों का भूमिका, ये सब के बारे में आपको जान लेना है ना। तो कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे मेंस के भी आपके क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे, है ना। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इसके बारे में तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सब हो जाता है। फिर भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा भारत में, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर भारत में प्रेस विकास भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको याद, न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में दिया गया है, मैगज़ीन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, इसको रटना बहुत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से रटा जाना चाहिए। ट्रिक के माध्यम से आप रट सकते हैं इसमें। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, किसने कब निकाला है ना, इसके बारे में कब निकाला तो मतलब चलिए वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन किसने कौन सा न्यूज़पेपर है ना, मैगज़ीन निकाला, उसके बारे में जो है पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम एक वीडियो लेके आएंगे, ट्रिक वगैरह के बारे में बता देंगे कि किस तरह से उसको याद करना रहता है। भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, है ना। शिक्षा का विकास, अगर कोई बीएड कर रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहला सेमेस्टर में ही शिक्षा का विकास के बारे में इसमें दिया हुआ है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, शिक्षा का बहुत है ना। खास करके वुड डिस्पैच वगैरह के बारे में बहुत पूछा गया है, चार्टर एक्ट जो है ना, इस तरह से। हंटर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सैडल के बारे में पूछा गया है, हंटर के बारे में पूछा गया है, वुड डिस्पैच के बारे में पूछा गया है, राधा गोविंद कोठारी आयोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ दिया जाता है कि कोठारी आयोग किससे संबंधित है, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। फिर जो है सैडलर के बारे में पूछा गया कि सैडलर आयोग किस लिए बनाया गया था, तो विश्वविद्यालय के लिए, है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कृषक आंदोलन, अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि किसानों के बारे में, किसान सबसे ज़्यादा परेशान थे, मतलब जब देश गुलाम था तो उसके द्वारा किया गया सारा कुछ, जैसे नील आंदोलन, पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, ये सब के बारे में।
तो ये सब जो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मोपला, बारदोली सत्याग्रह, ये सारा कुछ वैसे ये सब आया हुआ है, पहले भी ये आया हुआ होगा, लेकिन क्या है कि दोबारा आप पढ़िएगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। फिर यहाँ देख सकते हैं श्रमिक विद्रोह, ठीक है। श्रमिकों के द्वारा जो यूनियन बना के करते थे, है ना, ट्रेड यूनियन वगैरह अधिनियम, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1926 में, है ना। तो ये सब भी मतलब हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हैं जहाँ आपको पढ़ के उसको नोट्स बना लेना है। तो ऐसा कुछ बना, है ना, छोटा बहुत जो है नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। जैसे यूनियन के बारे में कुछ लिखना नहीं है, बस लिखना ट्रेड यूनियन 1926 में बना था। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। मेरठ षड्यंत्र, है ना, मेरठ षड्यंत्र केस 1929, डायरेक्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है। डेट की पूछ लिया जाता है। फिर देख सकते हैं नवोदित राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ, जब नया राष्ट्र बना उसमें चुनौतियाँ क्या थी, है ना। तो इस तरह से इसको भी थोड़ा देख लेना है। ये इतना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ है, लेकिन चुनौतियाँ जाहिर सी बात है, अब नया राज्य बना है, देश में बहुत गरीबी है, भुखमरी है ना, ये सब सारे चुनौतियाँ थी। तो सरकार उसके लिए क्या की, है ना, क्या कर रहे हैं सरकार, अभी भी उस चीज़ को उभरे नहीं हैं। अब 75 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी जो है हमारा देश जो है उन सब चुनौतियों से नहीं निकला है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, है ना, बेरोजगारी, ये सब अभी भी है। तो वो सब चीज़ें आपको देख लेना है। महात्मा गांधी जी की हत्या, है ना। भारतीय रियासतें, तो कई सारी रियासत थे, 500 से ज़्यादा रियासत थे जब देश आज़ाद हो रहा था। तो उन रियासतों को किस तरह से डील किया गया, है ना, किस तरह से संधि किया गया, कुछ को लड़के संधि करवाना पड़ा, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ दिया गया है। तो इसको भी पढ़ना है अच्छे से। भारतीय संविधान का निर्माण यहाँ भी पढ़ेंगे, पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह आपको पढ़ना है। अगर यहाँ से पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी में बहुत ईजी होगा आपके लिए समझना। राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास, राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास जो है ना, एशिया 1880 के बीच, ये कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एक बार पढ़ने के लायक होगा या कुछ इसमें समझने लायक होगा, उसको समझ लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई ज़्यादा खास है। वैसे राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास, ठीक है, इसको देख लेना है थोड़ा सा, इसको एक बार पढ़ लेना है, अंदर में क्या है नहीं है, थोड़ा सा उसके देख लेना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या वो ज़रूरी था पढ़ना या नहीं। फिर है प्रथम आम चुनाव, ठीक है। प्रथम आम चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से जो है ये आ जाता है, मतलब कहाँ कब हुआ था ये डायरेक्ट, मतलब चुनाव पहला कब हुआ था इसके बारे में दे दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है आम चुनाव पहला 1951-52 में हुआ। फिर नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, अब थोड़ा सा जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला आ गया है युग, तो उसे भी थोड़ा देख लेना है कि नेहरू वगैरह के बारे में जान जाएंगे, पंचवर्षीय योजना के बारे में, ये सब आपको वहाँ भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स वगैरह में ही पढ़ना है। तो थोड़ा यहाँ से अगर देख लेंगे तो देखिए सब कनेक्ट है एक दूसरे से, है ना। औद्योगिक नीति, ये भी इकोनॉमिक्स से है ना। पंचवर्षीय योजनाओं का अधीन औद्योगिकरण, तो ये सब भूमि सुधार, है ना। भूमि सुधार तो मतलब इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है आपको, भूमि सुधार प्लस में आपको पॉलिटी में भी पढ़ना है, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये सब टॉपिक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, शिक्षा का विकास, नेहरू के काल में विदेश नीति, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पाकिस्तान से क्या संबंध है, चीन से, नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से, इन सभी चीज़ों के बारे में। फिर है नेहरू के बाद का भारत, है ना। तो इसको अब देखो, अब इसके बाद जितना भी है उतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ने से कुछ हर्ज नहीं है, पढ़ लेना है। हो सकता है इतिहास का वो मेन क्वेश्चन तो नहीं आता है, इतिहास का मेन क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है, कि नेहरू के समय क्या हुआ। इसे कहा जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। पोस्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता है, या कंटेम्प्रेरी पीरियड भी कहा जाता है, कि समकालीन पीरियड क्या है, मतलब नेहरू का दौर जो था उस समय क्या था, है ना। तो ये सब अगर पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज ही बढ़ेगा, और हो सकता है कि ये सब से क्वेश्चन आ जाए। जैसे समझौता, बहुत सारे शिमला समझौता वगैरह हुआ था, है ना, शिमला समझौता, ये बहुत सारे समझौता नेहरू जी ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको कि 1971 का युद्ध वगैरह, पाक युद्ध के बारे में भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाता है ना। तो कह सकते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी इंडिया है जहाँ आपको पढ़ना है। वैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया के लिए अलग किताब आता है, लेकिन अगर यहाँ दिया गया है कि पोस्ट, क्योंकि इतिहास जो माना जाता है ना वो 1947 तक माना जाता है। जो मॉडर्न इंडिया का इतिहास है वो 1947 के बाद जो जितना भी घटना घट रही है, ठीक है, जितना भी घटना घट रहा है, चाहे वो पहला
पहला चुनाव हो रहा है, या जो नेहरू जी का जो काल है, ये सारा कुछ जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया में आ जाता है। मतलब जो अभी चल रहा है वही इंडिया के अंदर का इतिहास है, वो कोई नहीं है मॉडर्न इंडिया का अंदर का नहीं दिया गया, ठीक है। वो इतिहास को बांटा गया है, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में ये दिया गया है। इंदिरा गांधी का दूसरा चरण है ना, ये सब चीज़ें देख लेना है, क्योंकि ये भी हमारा तो इतिहास ही है ना एक तरह से। ये सब जो घटना बीत चुका है उसी को इतिहास कहा जाता है। तो जब यही सब चीज़ें बीत चुका है, इंदिरा गांधी का युग वगैरह बीत चुका है, तो जाहिर सी बात है वो इतिहास का है। वो अलग बात है कि प्योर जो मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है वो नहीं है, ठीक है। प्योर वो आप नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया में इंदिरा गांधी के बारे में पूछेगा, वो नहीं कर सकते। आपको 1947 तक ही आप पूछा जाता है, लेकिन ये सब के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत ईजी होता है बाकी चीज़ समझने में, ठीक है। जैसे आज का जो जितना भी चीज़ हो रहा है ना, वो जैसे अभी क्या है, अभी कुछ दिन पहले 1975 में जो इमरजेंसी लगाया गया था, है ना, वो उसका बारे में इतिहास आपको यहाँ से पता चलेगा जब इंदिरा गांधी का दूसरा चरण आप पढ़िएगा, है ना। अच्छा, ये पहला चरण जो है ना, तो उनके बारे में जब आप पढ़िएगा तभी जो है वो पंजाब में अशांति या ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये बार बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ जो है यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए दूसरा कुछ किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं वीपी सिंह का, है ना, वीपी सिंह का शासनकाल, कश्मीर में बेकाबू हालत, ये सब सारा कुछ जो है आप कंटेम्प्रेरी इंडिया का ही है। और आप अगर इसको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। कश्मीर का इशू क्या है ना, तो ये सब जो जानकारी आपको लेना है, इंटरव्यू वगैरह में काम आएगा कश्मीर वगैरह के बारे में। एनडीए सरकार के बारे में है, एनडीए सरकार जो बनी थी उसके बारे में, पोखरण 2 क्या था, कब बना था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये मिसलिनियस क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है पोखरण के बारे में, कारगिल युद्ध के बारे में, लाहौर सम्मेलन के बारे में, है ना। दूसरा कार्य एनडीए का दूसरा कार्यकाल जो है 1999 से 2004 के बीच में, ये सब के बारे में देखना है ना। जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूपीए सरकार के बारे में, एनडीए सरकार के बारे में, ये सब देखना है। फिर है ताशकंद समझौता, इंदिरा गांधी और जेपी दोनों ही दोषी थे, है ना। फिर है शिमला समझौता के महत्वपूर्ण बिंदु, अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो ये सब बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे आप जो है अच्छे से तैयारी करना है। और जो है इसमें आप देख सकते हैं परिशिष्ट है इसमें आंदोलन के संबंध व्यक्तित्व। तो मुझे लगता है कि अब जो है ऐसा कोई खास रहा नहीं है कृषक आंदोलन। अच्छा, इसे सब चीज़ पढ़ना है तो वो क्या है, बार बार रिपीट होने वाला है। जितना भी अभी इतना दिखाई दे रहा है ये सारा कुछ जो है रिपीट होने वाला है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब हो जाता है। नॉट ओनली कि आप जो हैं कि एक एग्ज़ाम के नज़रिए से देख रहे हैं, बल्कि अभी का परिदृश्य है ना, अभी का परिदृश्य जो है समझने के लिए, अभी जो उथल होता है राजनीति में, वो किस कारण होता है, किस तरह 1975 का वो इमरजेंसी याद दिलाता है ना सरकार कांग्रेस को कि देखो तुमने इमरजेंसी लगा के देश को संविधान खतरे में डाल दिया था, है ना। तो वो सारा कुछ जो है आज जो चीज़ हो रहा है वो घटना कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से लिंक है। और यहाँ इतिहास अच्छे खासे तरीके से दिया है, लगभग 2004 तक दिया हुआ है इतिहास हमारा। तो अच्छे से वहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इसमें आपको ही जो है फ़ायदा मिलने वाला है। भले ही वो इतिहास से ना आए, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन भी है, बहुत सारा क्वेश्चन मिसलेनियस 15 क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस टॉपिक से। तो वहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, उसे अच्छी भली भांति तरीके से कर सकते हैं, है ना। फ्री में जो है मिसलेनियस से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से जो है आप कर सकते हैं। प्लस में इसका एक दूसरा कारण ये भी है ना कि जब आप पढ़िएगा इंदिरा के बारे में या इंदिरा गांधी के बारे में या फिर एनडीए के बारे में, तो ये पॉलिटी में भी काम आने वाला है। तो पॉलिटी का भी बहुत बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आपको इसी किताब से होने वाला है ना, इसी किताब से, स्पेक्ट्रम से। हाँ, स्पेक्ट्रम के बाद जो है अगर आप वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है ये इंदिरा का युग, ये एनडीए का युग, ये सब नहीं दिया, स्पेक्ट्रम में दिया है एक्स्ट्रा। जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो 1947 तक दिया गया, जो कहा जाता है प्योर मॉडर्न इंडिया का जो है इतिहास है वहाँ तक। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा, है ना। बहुत लंबा टॉपिक है, मुझे खुद इसे समझाते समझाते जो है या बोलते बोलते जो है थक गया। तो आप लोग पढ़िएगा तो बोल बोल के नहीं पढ़ना है, उसको जो है मन में पढ़ना है, तभी जब लंबा देर तक जो है इसको पढ़ पाइएगा। नहीं तो फिर जो है आप भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपका भी एनर्जी जो है वेस्ट होगा, है ना। क्योंकि ये बहुत लंबा किताब है, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, और जो है लेकिन इंटरेस्टिंग है अगर सही तरीके से आप पढ़ें तो। चलिए, तो मिलते हैं अगले किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे। तब तक आप नोटिफिकेशन को एनेबल करके रखें, है ना। तब जो है आपको ये सब जानकारी मिलेगा कि कब हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।